हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से, जिसमें हमने भौगोलिक संरचना, जलवायु, पशुपालन, कृषि और से संबंधित टॉप 100+ क्वेश्चन का संकलन किया है। अगर आप आर ओ या पुलिस या SGD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। दोस्तों, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जिसपे आप देख सकते हैं कि जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में इस समय। तो हम इस उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो देख सकते हैं, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, राज्य हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूं सबसे पहले। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख सकते हैं कि आप नेपाल लगा हुआ है यूपी से। वहीं आप इससे देखिए उत्तराखंड लगा हुआ है। यहाँ पे बात करेंगे हम, उत्तराखंड लगा है, ये हिमाचल प्रदेश भी है, यहाँ पर हरियाणा है, हरियाणा लगा हुआ है, दिल्ली है, यहाँ पे देखो अपना ये राजस्थान है, MP है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और ये हमारा बिहार। ये स्टेट क्या है दोस्तों, यूपी से लगे हुए हैं। तो जिस पे हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर हम वर्तमान में बात करें तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो डिस्ट्रिक्ट दोस्तों कितने हैं, 75 हैं। अब आपको हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। अगर आप पूर्वांचल से हैं तो कहाँ से, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, चंदौली कहाँ से हैं। अगर आप पश्चिम साइड से हैं या मध्य यूपी से हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप बात करते हैं, ये यहाँ पे नेपाल है, नेपाल के बाद यहाँ पे बिहार है, बिहार से यहाँ मध्य प्रदेश, ये हमारा यहाँ मध्य प्रदेश है। ये देखिए सबसे बाद आप इधर नज़र डालेंगे ललितपुर, जो कि ललितपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि पूरे चारों तरफ से, किससे, 3 तरफ से वो मध्य प्रदेश से गिरा हुआ है। वहीं देखिए जो हमारा एक सोनभद्र है, ये डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा हम दिखाएंगे आपको कि ये इसकी जो सीमा है वो कितने राज्यों से मिलकर बनती है, 3। तो अब बात करते हैं, एक तो ये बिहार से लगता है, दूसरा झारखंड और छत्तीसगढ़ और MP, यानी 4 स्टेट हैं जो इसके लिए सीमा बनाते हैं। वहीं MP से बनती है, छत्तीसगढ़ से बनती है, झारखंड और बिहार से भी इसकी बनती है। तो ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो सोनभद्र से सीमा बनाते हैं। तो हम विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले राज्य की भौगोलिक संरचना। राज्य की भौगोलिक संरचना, राज्य का आकार दोस्तों कैसा है, राज्य का आकार कैसा है, लंबवत है। राज्य का आकार कैसा है, अगर हम लंबाई की बात करें तो 6 से 50 किलोमीटर है। और वहीं अगर चौड़ाई की बात करें उत्तर प्रदेश की 240 किलोमीटर है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो कितना है, 2,40,928 किलोमीटर है, 2,40,928 किलोमीटर है। अगर हम भारत का क्षेत्रफल का यदि पूछें कि कितना है ये क्षेत्रफल, तो अगर हम 7.33%, ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा है, 7.33% ये उत्तर प्रदेश का। आगे बात करें प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल कितना है, प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल 2.7% है। 2.7% क्षेत्रफल दोस्तों कैसा है, नगरीय है। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी भारत में चौथा स्थान है। कितना, चौथा स्थान पाता है। इससे पहले बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे, अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो राजस्थान है, सेकंड नंबर पर दोस्तों मध्य प्रदेश आता है, वहीं तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। तो याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी जो है
चौथा स्टेट है भारत में, और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि 75 ज़िले हैं, तो अगर सबसे बड़ा ज़िला या सबसे क्षेत्रफल वाले ज़िला कौन सा है? खीरी है, जिसे लखीमपुर खीरी कहते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों सोनभद्र है, इसके बाद हरदोई और फिर सीतापुर आता है। ये दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़े 4 ज़िले हैं। इसमें सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, वहीं दूसरे नंबर पर सोनभद्र है, तीसरे नंबर पर दोस्तों हरदोई है और चौथे नंबर पर दोस्तों सीतापुर है। बात आगे करते हैं, सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं? तो सबसे कम यानी सबसे छोटा अगर हम बात करें तो वो हापुड़ है। हापुड़ से थोड़ा बड़ा दोस्तों गाजियाबाद और फिर भदोही है। ये दोस्तों 3। तो सबसे छोटा कौन सा? हापुड़ है, उससे बड़ा गाजियाबाद, और गाजियाबाद से बड़ा भदोही है। यहाँ भदोही नहीं दोस्तों, भदोही होगा, इस तरह से लिखा जाएगा भदोही, ये भदोही है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है दोस्तों। आगे बात करते हैं, यूपी के सीमावर्ती ज़िले कौन कौन से हैं? तो यूपी के सीमावर्ती ज़िले की बात करते हैं तो यूपी के सीमावर्ती उत्तर में कौन सा ज़िला है? वो सहारनपुर है। वहीं अगर पश्चिमी ज़िला की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो शामली कहा जाता है उसको। और पूर्वी ज़िला कौन सा है? ये बलिया है। वहीं दक्षिणी ज़िला दोस्तों सोनभद्र को कहा जाता है। तो ये याद रखना दोस्तों, उत्तरी ज़िला सहारनपुर है, पश्चिमी शामली है, वहीं पूर्वी बलिया है, और दक्षिणी इसका सोनभद्र है। आगे देखते हैं, नेपाल से लगने वाले ज़िले दोस्तों कुल कितने हैं? जो नेपाल देश है, जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, तो इससे लगे हुए 7 ज़िले आते हैं। हम 7 ज़िले दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रीवास्ती, बलरामपुर, श्री बलराम और सिद्धार्थ महाराज। तो इसका देखिए ये ट्रिक है दोस्तों, श्री से श्रावस्ती बन जाता है, बलराम से बलरामपुर, सिद्धार्थ, महाराजगंज से महाराजगंज। दोस्तों आगे देखते हैं, खीर खाने बहराच और पीलीपत गए। तो श्री बलराम और सिद्धार्थ महाराज खीर खाने बहराच और पीलीपत गए। इस तरह से अगर आप ट्रिक से याद कर सकते हो कौन कौन से, श्री बलराम सिद्धार्थ महाराज खीर खाने बहराच और पीलीपत गए। तो उससे क्या है? लखीमपुर खीरी, खीरी से दोस्तों लखीमपुर खीरी हो जाएगा, बहराच से बहराच और पीलीपत से पीलीपत। तो इस तरह ट्रिक से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। नेपाल से लगने वाले 7 ज़िले कौन से हैं? श्री बलराम और सिद्धार्थ महाराज, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बहराच और पीलीपत। ये दोस्तों कौन 7 ज़िले हैं। आगे पूरब से पश्चिम क्रम कौन सा है दोस्तों? पूरब से पश्चिम। तो इनमें दोस्तों अगर हम पूरब से इधर से देखते हैं, ये पूरब है और ये हमारा पश्चिम है। तो क्रमशः हम इधर से बात करेंगे तो सबसे पहले महाराजगंज आ रहा है, फिर इसके बाद सिद्धार्थनगर आता है, फिर बलरामपुर आएगा दोस्तों, फिर श्रावस्ती आता है, और फिर बहराच आएगा, और फिर लखीमपुर खीरी, और इसके बाद दोस्तों पीलीपत आता है, पीलीभीत होता है दोस्तों। ये इधर से क्रमशः है। तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराच और लखीमपुर और पीलीभीत, ये 7 जिला जो कि नेपाल बॉर्डर से सीमा बनाते हैं। याद रखना दोस्तों, नेपाल की सीमा से लंबाई कितनी है दोस्तों? अगर हम बात करें कि ये नेपाल की सीमा है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लगती है? 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर। आगे बात करते हैं हम, प्रदेश से सटे हुए कुल राज्य कितने हैं? अगर हम बात करें प्रदेश से सटे हुए कुल राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1 है केंद्र शासित प्रदेश और 8 है हमारे राज्य। एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सी? यूटी है हमारा, दिल्ली। और वहीं राज्य कौन से हैं? 8 राज्य हैं, याद रखना दोस्तों। उत्तराखंड से लगे हुए ज़िले कितने हैं? उत्तराखंड से लगे हुए ज़िले 7 हैं दोस्तों।
अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। इसमें दोस्तों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और बरेली, ये दोस्तों किससे लगे? उत्तराखंड से लगने वाले ज़िले हैं दोस्तों। वहीं हम देखेंगे जो बलरामपुर, जो पीलीभीत है, वो किसा नेपाल बॉर्डर से भी लगता है और हमारा उत्तराखंड से भी लगता है। तो दोस्तों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और बरेली, ये 7 ज़िले उत्तराखंड से लगते हैं। वहीं अगर हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा से लगने वाले ज़िले कितने हैं दोस्तों? 6 ज़िले हैं। तो इसमें से हरियाणा और यूपी के बीच सीमा कौन बनाता है दोस्तों? हरियाणा और यूपी के बीच जो सीमा कौन बनाता है? यमुना नदी बनाती है, याद रखना। हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा कौन बनाती है? यमुना नदी, इसको याद रखना। बिहार से कितने ज़िले बनाते हैं दोस्तों? बिहार से लगे हुए ज़िले 7 ज़िले हैं दोस्तों, याद रखना इनको। 7 ज़िले, बिहार से 7 ज़िले आते हैं। एमपी से सर्वाधिक कितने ज़िले लगते हैं? तो एमपी से सर्वाधिक ज़िले लगते हैं 11 ज़िले दोस्तों, सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़िला कौन बनाता है? एमपी के। राजस्थान के दोस्तों कितने ज़िले लगाते हैं? 2 ज़िले, कौन कौन से हैं वो? आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा दोस्तों जो यूपी के जो ज़िला हैं, ये किसके सीमा बनाते हैं? राजस्थान से। वहीं छत्तीसगढ़ दोस्तों सोनभद्र से सीमा बनाता है, झारखंड सोनभद्र से सीमा बनाता है। आगे देखते हैं सोनभद्र से लगे राज्य। अगर हम बात करें सोनभद्र से कितने राज्य लगे हुए हैं, हमने पहले बताया दोस्तों 4 राज्य हैं। वहीं बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये किससे? सोनभद्र से लगे हुए 4 राज्य सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं यूपी से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? अगर सबसे लंबी अगर सीमा बनाता है तो कौन बनाता है? वो मध्य प्रदेश है दोस्तों। यूपी से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। अगर सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? ये हिमाचल प्रदेश है। वहीं 3 ओर एमपी से घिरा जिला कौन सा है? ये हमने आपको बताया है, दिखाया था, ललितपुर है। जो 3 ओर से एमपी से घिरा हुआ जिला है वो ललितपुर है। प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन 3 भागों में बांटा गया, जिसका गंगा का मैदान कहा गया है, तराई का मैदान और दक्षिण का पर्वत पठार, दक्षिण का पर्वतीय पठार, ये हमारे 3 भागों में बांटा गया। मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसलें दोस्तों कौन सी हैं? गेहूँ, धान, गेहूँ, धान और दोस्तों इसमें वहीं देखते हैं दोस्तों तराई क्षेत्रफल की प्रमुख फसलें गन्ना और धान होती हैं। प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ों का निर्माण दोस्तों कौन सी नदी करती हैं? चंबल नदी और यमुना नदी। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा भेड़ का निर्माण करती है चंबल नदी और यमुना नदी, याद रखना दोस्तों। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला क्षेत्रफल जिला कौन सा है? ये सोनभद्र है दोस्तों। इसकी जो भूमि है वह काफ़ी नम भूमि वाला क्षेत्रफल है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम प्रदेश की जलवायु। दोस्तों प्रदेश की जलवायु पे बात करते हैं हम। तो सर्वाधिक वर्षा दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। और सबसे कम वर्षा दोस्तों कहाँ होती है? ये मथुरा में होती है। सबसे कम मथुरा में, सबसे अधिक गोरखपुर में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना दोस्तों कहाँ सा है? उत्तर प्रदेश में जुलाई में है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों की औसत वर्षा कितनी होती है दोस्तों? इस पर हम चर्चा करते हैं। तो तराई मैदान में दोस्तों ये 1 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। तराई मैदान में 1 से 50 सेंटीमीटर। पूर्वी मैदान में दोस्तों 1 से 12 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं मध्य मैदान में दोस्तों 94 सेंटीमीटर और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में दोस्तों 91 सेंटीमीटर और पश्चिमी मैदान में दोस्तों 84 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर हम देखें कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर औसत वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो तराई मैदान में 1 से 50 सेंटीमीटर और सबसे कम दोस्तों कहाँ होती है? पश्चिमी मैदान में, जो कि 84
सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अगर हम सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है दोस्तों, तो सर्वाधिक ठंडा जो महीना होता है वो जनवरी होता है। जनवरी का जो महीना है वो सबसे ठंडा महीना होता है उत्तर प्रदेश में। पशुपालन की बात कर लेते हैं हम तो पशुपालन में हम बात करेंगे। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है, को भागों में बांटा गया है, 9 भागों में बांटा गया है। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 9। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20 हैं दोस्तों। कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20 हैं। प्रदेश में कुल मृदा समूह कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, ये 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि में लगे लोग कितने हैं दोस्तों, अगर हम कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि में लगे लोग कितने हैं, 59.3%। 59.3% जो लोग हैं दोस्तों यूपी में रहने वाले, ये कृषि से संबंधित हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस क्षेत्र से आते हैं दोस्तों, कृषि क्षेत्र से आते हैं या नहीं आते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। औसत जोत का आकार दोस्तों कितना है, औसत जोत का जो आकार है 0.76 हेक्टेयर, 0.76 हेक्टेयर होता है। फसल चक्र अगर हम बात करें, फसल चक्र क्या है, किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियमित समय में फसलों का इस प्रकार उगाया जाना कि कम से कम उर्वरा शक्ति का ह्रास हो, इसे फसल चक्र कहा जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र वाला फसल चक्र कौन सा है दोस्तों, तो ये दोस्तों धान गेहूँ कौन सा होता है, धान गेहूँ। प्रदेश में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन गोरखपुर में होता है। प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड में होता है। प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों बुंदेलखंड में होता है। आगे बात करते हैं धान दोस्तों तराई वाले क्षेत्र में होता है सबसे अधिक। कहाँ होता है दोस्तों, धान तराई वाले क्षेत्र में होता है सबसे ज़्यादा। धान गेहूँ। आगे बात करें तम्बाकू दोस्तों कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, तो ये तम्बाकू वाराणसी, मेरठ और मैनपुरी, वाराणसी, मेरठ और मैनपुरी में। आगे बात करें बाजरा दोस्तों सबसे अधिक कहाँ होता है, बाजरा आगरा और मथुरा में सबसे अधिक पाया होता है। वहीं पटसन दोस्तों कहाँ, सरयू और घाघरा नदी के दोआब क्षेत्र में। सरयू और घाघरा नदी के दोआब क्षेत्र में सबसे अधिक क्या होता है, पटसन होता है। वहीं अरहर सबसे अधिक बुंदेलखंड में होती है। और अफीम दोस्तों बाराबंकी में होती है। अफीम की एकमात्र सरकारी फैक्ट्री गाजीपुर में है दोस्तों, नोट करना है इसको। अफीम की जो एकमात्र सरकारी फैक्ट्री है कहाँ है दोस्तों, गाजीपुर में लगाई गई है इसको। उद्यान कृषि से संबंधित हम बात कर लेते हैं। राज्य में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1974 में ईस्वी में होती है। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंद संस्थान ये कहाँ है दोस्तों, ये लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी। प्रमुख फल, तो प्रमुख फलों की बात करते हैं तो आम दोस्तों कौन कौन सी फसलें हैं आम की, मलियावादी, दशहरी, सफ़ेदा, चौसा, लंगड़ा आम और रटौल। तो ये दोस्तों अगर हम बात करें कि इसमें प्रश्न आ जाता है कि जो मलियावादी दशहरी होती है वो कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में, ये लखनऊ में होती है। याद रखना दोस्तों, कई बार पूछा गया है। सफ़ेदा और चौसा दोस्तों कहाँ सबसे अधिक होता है, ये सहारनपुर में। सहारनपुर में सबसे अधिक सफ़ेदा और चौसा। वहीं लंगड़ा आम दोस्तों कहाँ का है, ये बनारस का है, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, वाराणसी। और रटौल आम दोस्तों मेरठ और बागपत का है। रटौल आम मेरठ और बागपत में प्रसिद्ध है, सबसे अधिक होता है। वहीं लंगड़ा आम दोस्तों वाराणसी में, सफ़ेदा चौसा सहारनपुर में और मलियावादी दशहरी दोस्तों लखनऊ में होती है। इन आमों को नवाब ब्रांड से प्रचारित किया जाता है। किससे दोस्तों, नवाब ब्रांड से। आगे बात कर रहे हैं सर्वाधिक उत्पादन प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं में। सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कहाँ होता है, प्रयागराज, कौशाम्बी और बदायूं में।
किसमें दोस्तों? सफेदा, ललित और सुरखा। ये दोस्तों किसकी हैं? अमरूद की हैं, सफेदा और ललित सुरखा। प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, ये सबसे अधिक दोस्तों किसकी? अमरूद की फसल है, सफेदा और ललित सुरखा। वहीं केला सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये प्रयागराज, वाराणसी में होता है, याद रखना प्रयागराज में सबसे अधिक होता है। वहीं अमरूद अगर देखा जाए तो प्रयागराज में ही सबसे अधिक होता है। अगर हम किस्में देखें केला की कौन कौन सी होती हैं? मालभोग, चीनी चंपा, अवे कचर, अधे कचर, और दूध सागर और अल्फान। दोस्तों ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, पर आप दूध सागर, अल्फान और चीनी चंपा और मालभोग ये दोस्तों याद रखना, ये केला की किस्में हैं। प्रदेश का फर्स्ट राइपिंग चेम्बर कहाँ लगाया गया है? ये प्रयागराज में। ये प्रयागराज में केले के लिए लगाया गया राइपिंग चेम्बर, जो कि लगाया गया प्रदेश का फर्स्ट राइपिंग चेम्बर प्रयागराज में लगाया गया है। लीची दोस्तों सबसे अधिक कहाँ? सहारनपुर में होती है। अम्बाला में दोस्तों आंवला, दोस्तों ये दोस्तों क्या है? आंवला है। अगर आंवला सबसे अधिक कहाँ होता है? ये प्रतापगढ़ में होता है। नींबू दोस्तों कहाँ सबसे अधिक होता है? बुंदेलखंड में होता है। नींबू सबसे अधिक दोस्तों बुंदेलखंड में, आंवला प्रतापगढ़ में, लीची सहारनपुर में होती है। दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों, हम थोड़ा सब्जी उत्पादन के बाद इसमें बात करते हैं। आलू, तो आलू दोस्तों सबसे अधिक कहाँ होता है? फर्रुखाबाद, कन्नौज में, आगरा, मेरठ। तो अगर बात करें सबसे अधिक फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा में होता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? ये शिमला में है दोस्तों। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ लगा है? शिमला में है। प्रदेश में कुल कृषि निर्यातक क्षेत्र कितने हैं? 3 हैं। कृषि निर्यातक क्षेत्र कितने? 3। कौन कौन से हैं? वो तो लखनऊ, सहारनपुर, आगरा। तो लखनऊ से दोस्तों क्या होता है? आम का निर्यात किया जाता है। वहीं सहारनपुर से आम का, और आगरा से दोस्तों आलू का निर्यात किया जाता है। निर्यातक क्षेत्र बनाए गए 3 दोस्तों। आलू को टैग ब्रांड से बेचते हैं, ताज ब्रांड से। दोस्तों आलू को ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। हल्दी, अदरक, बुंदेलखंड क्षेत्र, हल्दी अदरक दोस्तों सबसे अधिक कहाँ होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। पुष्प उत्पादन के मामले में देखते हैं, पुष्प उत्पादन तो लखनऊ, वाराणसी, कन्नौज। सबसे अधिक कहाँ? लखनऊ में होता है, फिर वाराणसी, फिर कन्नौज में। अगर हम पुष्प के उत्पादन के मामले में सबसे अधिक कौन सा? लखनऊ है नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे वाराणसी, तीसरे नंबर पर कन्नौज आता है। आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्र कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में। आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्र लखनऊ में बनाया गया है। दोस्तों थोड़ा सा मेथा, जिसको दोस्तों शिवाला भी कहा जाता है, इसके जो ऑयल का उत्पादन कहाँ होता है सबसे अधिक? भारत के कुल उत्पादन का 90% कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में होता है। और उसका जो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? बाराबंकी में होता है। बाराबंकी के बाद दोस्तों बदायूं में, और बदायूं के बाद दोस्तों कन्नौज में, जिसे शिवाला के नाम से भी जाना जाता है, मैथा ऑयल भी कहा जाता है। ये कुल भारत के कुल उत्पादन का 90% उत्तर प्रदेश में होता है। और सबसे अधिक अगर बात करें तो बाराबंकी, और उसके बाद बदायूं, फिर कन्नौज में इसका उत्पादन होता है। पान उत्पादन के मामले में देखते हैं तो महोबा, बांदा, बाराबंकी, रायबरेली। तो सबसे अधिक कहाँ होता है पान? महोबा में होता है, इतना याद रखना। इसके बाद बांदा, बाराबंकी और रायबरेली और उन्नाव में भी होता है। तो सबसे अधिक महोबा में। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है दोस्तों? महोबा में बनाया गया है, याद रखना। तो पान उत्पादन के मामले में महोबा सबसे अधिक, और इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो महोबा में है। पशुपालन दोस्तों, पशुपालन में देखते हैं हम, यूपी में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई है? 1944 में होती है। पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 ईस्वी में होती है।
सर्वाधिक पशु कौन से कहाँ हैं दोस्तों? यूपी में है। अगर हम पशु चारा बैंक कहाँ है दोस्तों? चारा अनुसंधान केंद्र और पशु चारा बैंक दोस्तों कहाँ है? झांसी में है। यूपी में गौवध निवारण अधिनियम कब लाया गया था? 1955 ईस्वी में। यूपी में गौवध निवारण अधिनियम कब लाया गया है? ये 1955 में लाया गया, 1955 ईस्वी में। दुग्ध विकास के मामले में देखते हैं, यूपी दुग्ध उत्पादन के मामले में सेकंड नंबर पर है दोस्तों। यूपी दुग्ध उत्पादन के मामले में सेकंड नंबर पर है। अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो कौन है? ये राजस्थान है। राजस्थान दूध उत्पादन में सबसे पहले है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। सन 1976 में दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी। 1976 में दोस्तों किसकी स्थापना की गई थी? दुग्ध विकास विभाग और राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी। प्रदेश एवं देश का फर्स्ट नियमित दुग्ध संघ 1938 में। प्रदेश एवं देश का फर्स्ट नियमित दुग्ध संघ कब बनाया गया? 1938 में। आगे बात करते हैं हम। देश में ऑपरेशन फ्लड की स्थापना कब होती है दोस्तों? ये कब चलाया गया था दोस्तों? 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में। इसी के तहत राज्य के 3 जिलों वाराणसी, मेरठ, बलिया 1973 में शुरू हुआ। सबसे पहले कहाँ होता है? वाराणसी, मेरठ और बलिया 1973 में शुरू होता है। वाराणसी, मेरठ और बुम्बा आप कह सकते हैं। वाराणसी, मेरठ और बलिया, ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र कहाँ है दोस्तों? तो सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र कहाँ है? मथुरा में है। मातृ गौ दुग्ध संघ, ये कहाँ है दोस्तों? ये कन्नौज में है। नंद बाबा पुरस्कार देसी नस्ल की गाय से अधिकतम दुग्ध उत्पादक को दिया जाता है। अगर देसी नस्ल की गाय से कोई उत्पादक अधिक दुग्ध उत्पन्न करता है तो उसे नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। गोकुल पुरस्कार ये किसमें दिया जाता है? अधिकतम दुग्ध उत्पादक को, जो अधिक दुग्ध उत्पादन करता है ये उसको गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। याद रखना दोस्तों। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की जो स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 2002 में होती है। कहाँ होती है? हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है। लखनऊ बनाया गया है। योजना किसान भाई योजना दोस्तों कब लाई गई थी? किसान भाई योजना दोस्तों 1992 ईस्वी में। कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीज उत्पादन भारत में बीज उत्पादन की 4 श्रेणियां हैं। कितनी हैं? 4 श्रेणियां हैं। नाभिकीय या मूल केंद्रक बीज, शुद्धता 10%। केवल अनुसंधान के लिए, क्या है दोस्तों? केवल अनुसंधान के लिए। प्रजनक बीज 100% शुद्ध होता है ये दोस्तों, और पीला टैग होता है इसमें प्रजनक बीज। आधार बीज दोस्तों सफेद टैग होता है इसके। आधार बीज का क्या? सफ़ेद टैग होता है। प्रमाणित बीज 98% शुद्ध किस्म का होता है और इसमें नीला टैग होता है। कृषि संबंधी योजनाएं दोस्तों, प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून कब लाया गया था? ये दोस्तों कब लाया गया था? ये 1950 में लाया गया था। 1950 में लागू कब होता है? 1952 में लागू होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रदेश में चकबंदी योजना कब लाई गई थी? 1954 से। 1954 में सबसे पहले कहाँ लाई गई थी? सुल्तानपुर जिले में, उसके बाद मुजफ्फरनगर में। याद रखना चकबंदी योजना। यूपी में अधिकतम जोत सीमा अधिनियम कब लाया गया? इसे सीलिंग कानून कहा गया। ये 1960 में लाया गया था। और 18 एकड़ से ज़्यादा नहीं। कितनी दोस्तों? एक व्यक्ति के पास हो सकती है 18 एकड़ से ज़्यादा नहीं। सिंचाई, लघु सिंचाई दोस्तों 2000 हेक्टेयर से कम भूमि
क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, लघु सिंचाई। वहीं मध्यम सिंचाई दोस्तों 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक को मध्यम सिंचाई कहते हैं, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक। ये किसके द्वारा होती है, छोटी नहरों के द्वारा। वहीं वृहद सिंचाई योजना ये 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर, और ये नदी और नहरों के द्वारा इसमें की जाती है, नदी और नहरों के द्वारा की जाती है। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स कब बनाया गया, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स दोस्तों कब बनाया गया, ये 2017 ईस्वी में लाया गया है। संपूर्ण समाधान दिवस, तहसील दिवस दोस्तों प्रत्येक माह के 1-3 शनिवार को होता है। कब होता है दोस्तों, 1 और 3 शनिवार को होता है प्रत्येक माह के। वहीं थाना दिवस दोस्तों प्रत्येक माह का 2-4 शनिवार दोस्तों होता है। ये भी सैटरडे को दोस्तों थाना दिवस होता है प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे। केसीसी दोस्तों कब लाई गई थी, 1998 और 99 को लाई गई थी केसीसी योजना। किसान मित्र योजना दोस्तों, किसान मित्र योजना की शुरुआत जो की गई थी 2001 में की गई थी, 2001 से की गई थी केसीसी योजना, 1998 और 99 में की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने इसको दोस्तों सही से रिवाइज कर लिया तो दोस्तों इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल से, वो सारे क्वेश्चन हमने दोस्तों इसमें मेंशन किए हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।